अगर न्यूट्रिशन आप प्रॉपर नहीं लोगे तो बॉडी हेयर को न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं करेगी। प्रैक्टिस में तो मैंने देखा है कि वेजिटेरियंस को हेयर लॉस ज़्यादा होता है, जो मोस्टली इस एरिया को बोलते हैं ऑक्सीपिटल एंड इसको पैराइटल एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रिप होती है जहाँ पे कि हम लोग जिसको यूज़ करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरे पास कई सारे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरी हेयर्स जा रहे हैं, मैं बॉल्ड हो रहा हूँ। तो जब मैं उनसे फैमिली हिस्ट्री पूछता हूँ, बोलते हैं सर पापा के तो 50 के बाद गए। सलाम नमस्ते दोस्तों, हेल्थ पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर चर्चा करेंगे और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रीनोन्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अभिनव सिंह। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर, सबसे पहले मेरा सवाल है कि हेयर लॉस का रीज़न क्या है? हेयर लॉस के मल्टीपल रीजंस होते हैं, लाइक जेनेटिक्स, समटाइम्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कभी कभी आपकी विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी लाइक अनीमिया, स्ट्रेस, थायराइड प्रॉब्लम्स, और समटाइम्स पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट वायरल इलनेस और ऑटोइम्यून डिजीजेस। डॉक्टर, कमर्शियल हेयर प्रोडक्ट्स हार्मफुल होते हैं? कमर्शियल हेयर प्रोडक्ट्स, कुछ उनमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सब में ऐसा नहीं होता, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको देख के अवॉइड करना चाहिए। लाइक अगर कमर्शियल हेयर प्रोडक्ट में सल्फेट्स है तो वो आपकी, अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो उससे आपकी जो है स्कैल्प के जो ऑयल्स होते हैं वो वॉश ऑफ होके ड्राई हो सकता है, इरिटेट हो सकती है। समटाइम्स हेयर प्रोडक्ट्स में पैराबेन्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन का हार्मोनल डिसबैलेंस करते हैं आपकी बॉडी में, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। समटाइम्स सिलिका होता है, सिलिकॉन बेस्ड चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर देती है कभी कभी हेयर्स के ऊपर और आपकी स्कैल्प के ऊपर, तो वो बिल्डअप भी हार्मफुल होता है। वो आपके फॉलिकल्स को क्लॉग कर सकता है और हेयर को प्रॉब्लम, हेयर शाफ्ट को या हेयर लॉस प्रॉब्लम कर सकता है या हेयर लॉस करा सकता है। देसी इलाज टू अवॉइड हेयर फॉल। देसी इलाज में अगर हम बात करें तो कुछ ऑयल्स होते हैं जो कि एक्चुअली इफेक्टिव है हेयर लॉस में। कैस्टर ऑयल, उसमें रिसिनोलिक एसिड होता है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल होता है जो हेयर लॉस कराता है, तो उसको इनहिबिट करके वो हेयर लॉस को रोकता है। रोजमेरी ऑयल, आप लोगों ने आजकल बहुत सोशल मीडिया ट्रेंड है, रोजमेरी ऑयल से आपकी हेयर ग्रोथ होती है, बट एक अच्छी क्वालिटी का रोजमेरी ऑयल आपको सोच करके अगर आप उसको यूज करते हो प्रॉपरली, एक्सेस नहीं, बिकॉज आपके स्कैल्प इरिटेट कर सकता है वो, क्योंकि वो एक एसेंशियल ऑयल है। उसको कैरियर ऑयल के साथ बहुत ही डाइल्यूटेड वे में यूज करते हो तो वो अच्छा रहता है। जैसे घर में लोग घरेलू नुस्खे करते हैं कि प्याज का रस कोकोनट ऑयल में मिला के लगा लो या ऑलिव ऑयल और हनी लगा लो। बेसिकली स्कैल्प को इरिटेट करते हैं लोग, टू मच करना शुरू कर देते हैं। तो डाइट हेयर लॉस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वाइटल ऑर्गन्स, जैसे कि आपके हार्ट, ब्रेन, जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो। फिर आते हैं सपोर्टिंग ऑर्गन्स, मसल्स, बोन, जिनके बिना आप जिंदा रह सकते हो बट बहुत इसेंशियल है। देन उसके बाद आता है आपका हेयर। बॉडी भी ऐसे ही काम करती है कि आप कोई न्यूट्रिशन लेते हो तो पहले बॉडी वाइटल ऑर्गन सप्लाई करती है, फिर सपोर्टिंग ऑर्गन सप्लाई करती है, फिर अगर कुछ बचा तो वो हेयर्स को सप्लाई करती है। अगर न्यूट्रिशन आप प्रॉपर नहीं लोगे तो बॉडी हेयर को न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं करेगी। एंड एक्चुअली हेयर के रूट्स में बहुत सारा न्यूट्रिशन रहता है जो कि स्टोर करके बॉडी रखती है, इवन उसको भी यूज कर लेगी। तो न्यूट्रिशन अगर आपका प्रॉपर, डाइट प्रॉपर नहीं है तो वो इवेंचुअली हेयर लॉस करेगा ही करेगा। नॉन वेजिटेरियंस को हेयर लॉस ज्यादा होता है, ये मिथ है? ऐसा नहीं है। इवन मेरी प्रैक्टिस में तो मैंने देखा है कि वेजिटेरियंस को हेयर लॉस ज्यादा होता है, बिकॉज उनकी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट रहती है, और प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर क्रॉनिकली रहेगी, बॉडी को ऑलमोस्ट, एक फीमेल को 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ लीन बॉडी मास और एक मेल को एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी ऑफ लीन बॉडी मास, अगर वो नॉर्मल, अगर बहुत एथलीट नहीं है तो इतना चाहिए होता है, जो कि वेजिटेरियन डाइट, इंडियन वेजिटेरियन डाइट खासकर फीमेल्स उसको रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती हैं। मैं जब भी इवैल्यूएट करता हूँ अपने पेशेंट्स को तो वो 25 ग्राम 30 ग्राम इतना ही ले रही होती है प्रोटीन, अगर उनकी मैक्सिमम डाइट भी देखा जाए। तो वो जो प्रोटीन आपका डेफिशिएंट रह गया वो बॉडी कहाँ से लाएगी? वो हेयर्स, बिकॉज हेयर एक रैपिडली ग्रोइंग ऑर्गन है तो उसको रेगुलर प्रोटीन चाहिए, वो डेली उसको ग्रो करना है, तो प्रोटीन वो कहाँ से लेके आएगी? बॉडी फिर वहां से ही उसको अपने हेयर्स को ही सैक्रिफाइस करेगी। तो दैट्स व्हाई मुझे नहीं लगता कि ये मिथ कहीं से भी सही है कि नॉन वेजिटेरियन को हेयर प्रॉब्लम ज्यादा होती है। डॉक्टर, आजकल लोग सप्लीमेंट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सप्लीमेंट्स, अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो यस, आप सप्लीमेंट्स आपको लेना चाहिए, बट एक्सेस ऑफ सप्लीमेंट
या फिर एक ऐसा सप्लीमेंट जिसमें कि बहुत सारी चीजें, बिकॉज कई सारे सप्लीमेंट्स एक दूसरे को एंटागोनाइज करते हैं। जैसे एक ही सप्लीमेंट में कैल्शियम भी है, आयरन भी है, तो वो आयरन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकेगा और कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। तो इसीलिए हमेशा बहुत हाई डोज ऑफ सप्लीमेंट ना लें, एक वेल बैलेंस्ड सप्लीमेंट लें। और अगर आपकी डाइट प्रॉपर है तो आपको सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आपकी डाइट कहीं भी डेफिशिएंट आपको लगती है तो आप हेयर के लिए सप्लीमेंट ले सकते हैं। बट एक बायोटिन को लेके बहुत ज्यादा मिथ है कि आई बायोटिन, वाज अबाउट टू आस्क क्योंकि बायोटिन से यू गेट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हेयर। लोग बायोटिन गमीज खा रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे देख के, बायोटिन की टैबलेट्स ले रहे हैं। तो ये बायोटिन ऐसा नहीं है कि बायोटिन डेफिशिएंट होने की वजह से हेयर लॉस होता है। बायोटिन एक ऐसा सप्लीमेंट, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हमको फूड में बहुत आराम से मिलता है, बहुत ही रेयरली कोई डेफिशिएंट होता है। एक एंजाइम होता है बॉडी में, उसकी डेफिशिएंसी से कुछ लोग बायोटिन डेफिशिएंट होते हैं, उनमें वो हेयर प्रॉब्लम होती है। तो उसी को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ने एम्पलीफाई कर दिया और कह सकते हो इंडस्ट्री ने एम्पलीफाई कर दिया। बट ओवरऑल बायोटिन डिफिशियंसी इज वेरी वेरी रेयर। अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो तो आपको बायोटिन डिफिशियंसी होने के चांसेस बहुत कम है। अर्ली हेयर लॉस का मेन रीजन देखा जाए तो आज की डेट में आपकी जो है डाइट, स्ट्रेस, स्लीप, ये बहुत कॉमन रीजंस हैं आज की डेट में, जिनसे कि अर्ली हेयर फॉल 16, 17, 18, 19, इवन 20 इयर्स ओल्ड पेशेंट्स में देखा जा रहा है। तो ये लाइफस्टाइल आपका बहुत बड़ा रीजन है इसमें। और हार्मोनल फीमेल्स के केस में हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी जिसको बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, वो भी बहुत कॉमन है। लॉस और स्कैल्प कंडीशंस जैसे कि डैंड्रफ, उनके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स क्या हैं? हेयर लॉस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, वो वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट कि क्या एग्जैक्टली कॉज है हेयर लॉस का, किस कारण से हेयर लॉस हो रहा है पेशेंट को, उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम टारगेटेड ट्रीटमेंट देते हैं। अगर जेनेटिक्स है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लगती है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हमें लगता है कि न्यूट्रिशनल अगर डाइजेशन की वजह से है या प्रॉपर इंटेक की वजह से नहीं है तो उसको हम इवैल्यूएट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो रीग्रो भी कर देती हैं बालों को, जैसे कि मिनोक्सिडिल है, फिनास्ट्राइड है, तो उनसे हेयर की रीग्रोथ भी आ जाती है। तो वो सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। और आजकल न्यूअर बहुत सारे पेप्टाइड्स जिनको बोलते हैं, रिडेंसिल, एनागेन, बेकैपिल, बहुत लंबी लिस्ट है उनकी, वो स्टेम सेल जो होता है हेयर्स में, उसको एक्टिवेट करके हेयर लॉस को स्टॉप करते हैं। तो वो भी हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। सो हेयर लॉस का ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कस्टमाइज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट। डैंड्रफ का ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ हेयर लॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डैंड्रफ क्या है, वो फंगस की ग्रोथ है आपके स्कैल्प में। फंगस अगर आपके स्कैल्प में होगा तो आपकी जो है हेयर पे इफेक्ट आएगा ही, आपके हेयर फॉलिकल डैमेज होगा ही होगा, बिकॉज उस फंगस को क्लियर करने के लिए बॉडी अपनी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगी, और वो इम्यूनिटी फंगस को तो डिस्ट्रॉय करेगा बट साथ साथ आपके हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करेगा। हम लोग डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं। एंटी फंगल लोशंस आते हैं, एंटी फंगल शैम्पूज आते हैं। अगर किसी को बहुत सिवियर ऐसा अगर डैंड्रफ है तो समटाइम्स हमें स्टेरॉयड लोशंस बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए देना पड़ता है। इवन एंटी फंगल टैबलेट्स भी समटाइम्स देनी पड़ती हैं। तो डिपेंड सीवियरिटी ऑफ डैंड्रफ हम लोग करते हैं। अगर बहुत माइल्ड है तो हम लोग सिंपल एक कीटोकोनाजोल शैम्पू आता है, उससे आपका डैंड्रफ मैनेज हो जाता है। बट अगर सीवियरिटी ज्यादा है तो हमें लोशंस, टैबलेट भी यूज करनी पड़ती है। डॉक्टर, इज हेयर ट्रांसप्लांट सेफ? सो हेयर ट्रांसप्लांट इज एब्सोल्युटली सेफ अगर एक ट्रेंड पर्सन के द्वारा कराया जाए, बिकॉज जो भी प्रॉब्लम्स हुई हेयर ट्रांसप्लांट में, आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा, कुछ 2 या 3 डेथ्स भी रिपोर्टेड है, वो सारा बिकॉज ऑफ अनट्रेन्ड पर्सन्स ने, नॉट इवन डॉक्टर्स ने, लोगों ने उनसे कराया और ये सारी प्रॉब्लम आई है। तो अगर एक ट्रेंड पर्सन की जो कि ट्रेंड है हेयर ट्रांसप्लांट, अगर आप उससे कराते हो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो डॉक्टर, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे सूटेबल डोनर एरिया ये है? सबसे कॉमनली जो एरिया यूज होता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, पीछे का एक स्ट्रिप होती है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ सही तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं मोस्टली इस एरिया को बोलते हैं ऑक्सीपिटल एंड इसको पैराइटल एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रिप होती है जहाँ पे कि हम लोग जिसको यूज करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। यहाँ से हम फॉलिकल्स को निकाल के फिर आगे जहाँ पे हेयर्स नहीं है वहाँ पे स्लिट्स बना के इंसर्ट करते हैं। तो डोनर एरिया सबसे कॉमनली यही यूज किया जाता है। अगर किसी का बहुत ही थिन्ड आउट है तो वहाँ पे हमें ग्राफ्ट कम मिलते हैं, किसी का अच्छा है तो अच्छे ग्राफ्ट मिलते हैं।
सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है बियर्ड का लोअर पार्ट का एरिया निकालना, दिस एरिया। देन अगर हमें लगता है कि नहीं वहां से भी ग्राफ्ट हो गए हैं और भी चाहिए, देन हम लोग चेस्ट एंड बॉडी हेयर यूज करते हैं। बट द फर्स्ट प्रेफरेंस इज बैक ऑफ द हेड, ऑक्सीपिटल एरिया एंड पैराइटल एरिया, ये सबसे कॉमन हम लोग यूज करते हैं। डॉक्टर, अगर हेयर ट्रांसप्लांट के इनिशियल रिजल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री ना हो तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? सो मोस्ट ऑफ द केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री रहते हैं। अगर अच्छे सर्जन से आप करा रहे हो, अभी तक हमारे साथ ऐसे केसेस नहीं हुए हैं कि कोई बहुत सेटिस्फाइड नहीं है। तो अगर ऐसा होता है, कुछ पेशेंट्स आते हैं कहीं से कराया, किसी नॉन टेक्नीशियन से कराया, विदाउट जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है उससे कराया, तो उन केसेस को हम लोग पहले काउंसिल करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये मैनेज हो सकता है। मोस्टली लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं अपनी हेयर लाइन से, क्योंकि हेयर लाइन अच्छी नहीं बनी है, बहुत अननेचुरल है या डेंसिटी प्रॉपर नहीं है। तो उन केसेस में ग्राफ्ट्स हम लोग एक्स्ट्रा और निकाल के फिर उसको एक प्रॉपर हेयर लाइन डिजाइन देते हैं, अगर उनका हेयर लाइन कंसर्न है, और डेंसिटी देने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एक री-ऑप सर्जरी, जिसको कि हम लोग दोबारा करनी पड़ती है, एक छोटी सी सर्जरी जिसमें कि हमें कुछ और ग्राफ्ट लेके आपके डेंसिटी और या हेयर लाइन को प्रॉपर हमें फिर से ठीक करना होता है। डॉक्टर, लोगों का ऐसा मानना भी है या कहा जाता है लोगों की एक एज के बाद ना बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, उड़ने शुरू हो जाते हैं, तो क्या ये सच है? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरे पास कई सारे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरी हेयर्स जा रहे हैं, मैं बॉल्ड हो रहा हूँ। तो जब मैं उनसे फैमिली हिस्ट्री पूछता हूँ तो बोलते हैं सर पापा के तो 50 के बाद गए, या फिर वो तो चले ही जाते हैं एज के साथ साथ। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है कि एज के साथ साथ बाल चले जाते हैं। बाल अगर जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, या तो जेनेटिक्स होगी या कुछ कारण होगा, तभी जाएंगे। अगर आप प्रॉपर केयर करो, सो जेनेटिक्स तो आपके हाथ में नहीं है, बट एपिजेनेटिक फैक्टर जिसको कि हम बोलते हैं, जिसमें आपका स्लीप, स्ट्रेस, डाइट, लाइफस्टाइल, या सारी चीजें आती हैं, अगर आप उनको प्रॉपर रखो तो आपके हेयर ऐसे नहीं जाएंगे, वो प्रॉपर आप डिले कर सकते हो। मैक्सिमम एज तक, जहां तक आपकी जेनेटिक्स अलाउ करती है वहां तक आप जा सकते हो। सो एज के साथ हेयर जाना ये बिल्कुल भी सही नहीं। आपके इतने घने बालों का राज क्या है? मैं इसको सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये जेनेटिक्स, मेरे फादर के बाल बहुत ही अच्छे हैं एट द एज ऑफ 73 ऑल्सो, जैसा मैं बताया। सो वो तो एक कारण है। बाकी मैं एपिजेनेटिक फैक्टर जितना हो सके मैं अच्छे रखने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रॉपर डाइट लेता हूँ उसके लिए। तो हेयर के लिए प्रोटीन, ओमेगा फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेयर के लिए अगर हम डाइट की बात करें तो उसके लिए सीड्स वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आलमंड्स वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वॉलनट वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनका ऑलमोस्ट मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि 3 टेबल स्पून सीड्स खाइए आप, मिक्स सीड्स आते हैं। आलमंड्स 4 to 6 डेली लीजिए, वॉलनट 1 to 2 डेली लीजिए। इसके अलावा प्रोटीन के लिए आप एग्स ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर ले सकते हैं और दाल ले सकते हैं। और फिश वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं प्रॉपर डाइट लेता हूँ। स्लीप अपनी अच्छी रखिए, बिकॉज स्लीप के फर्स्ट आवर में ग्रोथ हार्मोन निकलता है आपकी बॉडी का, सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, जो बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। तो वो फर्स्ट आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बॉडी के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट, और एक फिक्स टाइम ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने स्ट्रेस लेवल को जितना हो सके मिनिमल रखिए। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी रखेंगे तो आपके हेयर्स हेल्दी रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था। हमने हेयर से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिले, जो हमें पता होना चाहिए क्या हमें करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए।